हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट सब मस्त हैं, फिट एंड फाइन। चलिए, तो हम लोग अपनी बात को वहीं से आगे बढ़ाते जहाँ पे बात को छोड़ा गया था। तो हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात कर रहे थे, और जैसा कि आपने देखा था ये लास्ट टर्न पे कि एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल लिया था मैंने, जिसमें 1 जनवरी 2016 को लोन लिया गया था घर बनवाने के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1 अगस्त 2019 को। और हम लोगों को प्रीवियस ईयर 1920 के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करना था। तो इसके लिए जैसे आपको बताया गया था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से लेके कब तक होता है। नाउ दिस पीसीपी स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। कौन सी 31 मार्च? 31 मार्च immediately preceding the date of completion of construction. The date of completion of construction is 1st August. Now find out 31st March just prior to this date. तो इस डेट के ठीक पहले की 31st मार्च थी, 31st मार्च 19, ओके। तो इस डेट पे एंड होगा, और अगर इस डेट के पहले ही पूरा का पूरा लोन अगर आप रिपे कर चुके हैं, एंटायर लोन, नथिंग इज नॉट लेफ्ट, now you have repaid each and every money of your loan, okay। तो इस डेट पे आपने पूरा लोन रिपे कर दिया, तो फिर इस डेट पे एंड हो जाएगा। जो कि मैंने कहा था नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तो मेजॉरिटी केसेस में इस 31 मार्च पे आपका पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो जाएगा, ओके। तो इस ड्यूरेशन का जो भी इंटरेस्ट होगा दैट इज डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इस ड्यूरेशन का जो भी इंटरेस्ट होगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा। एंड जिस ईयर का आप इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो, इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर और से इंटरेस्ट फॉर करेंट प्रीवियस ईयर, इस ईयर का पूरा इंटरेस्ट आपको उसी साल अलाउ हो जाएगा। तो 1/5 ऑफ पीसीपी एंड इंटरेस्ट फॉर करेंट प्रीवियस ईयर, इस तरह से आपको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है। फिर मैंने कहा था कि सब इसके अंदर कुछ जो हिडन जो चीज़ें हैं, हिडन क्या है, इन बातों के जो मतलब निकलते हैं उनको और ज़रा अच्छे से समझने का प्रयास हम लोग आज की तारीख में करेंगे, एंड प्लस कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की मदद से भी हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे, ओके। तो सीए साहब, जैसा कि आपको बताया गया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक बार फिर से अपने रजिस्टर में देखें, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब आपने लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन एंड एंडिंग ऑन 31st March immediately prior to the date of completion of construction। कहाँ से कहाँ तक जाता है? From the date of loan to 31st March immediately prior to the date of completion of construction, ठीक है, और द डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन विच एवर कम्स अर्लियर। यही प्रोविजन है हम लोगों का। और डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन को एक साइड में डाल दीजिए अब जरा। अब सीए साहब, जो मैं कहूँ उसको जरा बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसी बात को कई अलग अलग तरीक़ों से कहूँगा, एंड होपफुली आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे, जिससे आपको इसके पीछे की लॉजिक क्लियर होगी कि आखिर ये सब ड्रामा है क्या, ठीक है। सीए साहब, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो बिगिनिंग डेट है दैट इज द डेट ऑफ लोन, जिस डेट पे लोन आपको मिला, सैंक्शन हुआ, ठीक है। ये डेट क्वेश्चन में गिवन होगी। डेट तो सारी क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको उन डेट से अपने मतलब की चीज़ को पता कर लेना है, ठीक है ना। तो डेट ऑफ लोन से ये पीरियड स्टार्ट हुआ। इसमें जो मज़ेदार जो डेट है वो है एंडिंग डेट, जिसमें कि मेजॉरिटी केसेस में बच्चे लोग गड़बड़ कर जाते हैं। आप ये मत सोचा करिए कि आपसे गड़बड़ नहीं होगी, आपसे भी हो सकती है। और इतना जब मैं आपसे बोलता हूँ ना, तब जाके आप सही काम करते हो। अगर आप काम सही कर रहे हो तो मेरा इतने कहने की वजह से आप काम सही कर रहे हो। अगर मैं इतना सब ना बोलूँ, इतना सब ना आपको पिन पॉइंट करके चीज़ों को बताऊँ
तो आप समझ सकते हैं कि आप गड़बड़ कर जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है ना। तो सर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जिस डेट पे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस डेट पे कभी भी एंड नहीं होगा। एंड प्लीज रजिस्टर जो आपने लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखते चलिएगा। यहां पे भी मैंने लिख दिया है, क्या मैंने कहा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की एंडिंग डेट कभी भी उस डेट पे नहीं होगी जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, कभी भी नहीं होगा। ऐसा कभी किसी सिचुएशन में नहीं हो सकता है कि जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसी डेट पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी एंड हो। ये पीरियड हमेशा ऑलवेज जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस डेट के पहले एंड हो जाएगा। जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन किसी ना किसी डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, ये बात हो चुकी है लास्ट पे। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, तो अभी बिल्डिंग ही नहीं है, अभी इनकम फ्रॉम हाउसबिलिटी की बात ही नहीं होनी है। अब जब हम इनकम फ्रॉम हाउसबिलिटी की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के डिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस प्रीवियस ईयर में। इसी प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ है या पहले के किसी प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस डेट पे ये पीरियड कभी भी एंड नहीं होगा। डेट आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की कोई सी भी डेट उठा लीजिए, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच की कोई भी डेट आप उठा लीजिए, ये पीरियड कभी भी उस डेट पे एंड नहीं होगा जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट अप्रैल 31 मार्च किसी न किसी डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। यहां हुआ हो, यहां हुआ हो, यहां हुआ हो, यहां हुआ हो, कहीं हुआ हो, किसी भी डेट पे हुआ हो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमेशा इसके पहले, जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके पहले कि यहां कंप्लीट हो रहा है तो यहां पे इस 31 मार्च पे एंड होगा। यहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है तो इसके पहले जो 31 मार्च थी, मैं यहाँ 31 मार्च लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। और 1 अप्रैल से आपका नया साल शुरू हो जाता है, तो यहाँ से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक किसी भी डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ हो, पीसीपी आपका इस 31 मार्च पे एंड हो जाएगा। इमीडिएटली 31 मार्च पे एंड होगा। कौन से 31 मार्च? इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बात तो मैं वही कह रहा हूं, बट कह रहा हूं अलग अंदाज में। ये थंब रूल है साहब, जिस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस डेट पे कभी भी नहीं एंड होगा। कब एंड होगा? उसके पहले जो 31 मार्च गुजर चुकी है उस पे एंड होगा। ठीक पहले जो 31 मार्च गुजरी उस पे एंड होगा। और अगर उस 31 मार्च के पहले ही पूरा लोन रिपे कर दिया तो उस डेट पे एंड होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली डेट पे ये पीरियड कभी भी एंड नहीं होगा। चलिए दूसरी तरीके से इसी बात कहूंगा, बोलो सब, जिस किसी प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, जिस किसी प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, उस प्रीवियस ईयर का कोई भी पार्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर से, जिस किसी भी प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, उस प्रीवियस ईयर का कोई भी पार्ट, एक भी दिन का समय, एक कुछ भी हिस्सा उस प्रीवियस ईयर का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंक्लूड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। यहां पे आपने लोन लिया, डेट ऑफ लोन, यहां कहीं इसके बाद कभी भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हुआ हो सकता है। अब इसके बाद कई प्रीवियस ईयर गुजर सकते हैं। मान लिया आपने लोन लिया है 1 जुलाई 2014 को, तो इसके बाद एक 31 मार्च 15 गुजरी, फिर 31 मार्च 16 आई, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19,
31 मार्च 20, ये हम लोग का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 1920। अब हमारी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं तो कंप्लीट हुआ होगा किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में। वो यहाँ हो सकता है कंप्लीट, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं हो सकता है, किसी भी प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो सकता है। जिस किसी प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ होगा उस प्रीवियस ईयर का कोई भी पार्ट, अगर कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है तो पीसीपी यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जिस दौरान कंस्ट्रक्शन चल रहा था लेकिन फिर भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंक्लूड नहीं होगा, इतने ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको करंट ईयर की तरह अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो पीसीपी हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। इस प्रीवियस ईयर का, जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस प्रीवियस ईयर का कोई भी पार्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट होता है सीए साहब, तो फिर इस प्रीवियस ईयर का कोई भी हिस्सा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंक्लूड नहीं होना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी अंडर कंस्ट्रक्शन था मामला, बट होने दो, हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 31 मार्च पे एंड हो गया। मतलब कि 31 मार्च के बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा आपको। हाँ, उसके पहले का जो इंटरेस्ट होगा, अगर पीसीपी आपका यहाँ पे एंड होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको इस साल से अलाउ होना शुरू हो जाएगा। पहले साल यहाँ अलाउ होगा, फिर अगला साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, ऐसे करते हुए 5 ईयर्स में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट अलाउ हो जाना है। अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट होता है तो यहाँ पे पीसीपी आपका एंड हो गया। फिर जब यहाँ पीसीपी एंड हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीरियड है वो पीसीपी हो गया। इतने ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट होगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा। पहली इंस्टॉलमेंट इस साल, दूसरी इस साल, तीसरी ये, चौथी और पांचवी, ऐसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में इतने पीरियड का इंटरेस्ट अलाउ होगा। और इन सालों का जो इंटरेस्ट होगा, 17-18 का जो इंटरेस्ट होगा वो इसी साल अलाउ हो जाएगा, 18-19 का इंटरेस्ट इसी साल अलाउ हो जाएगा, 19-20 का इंटरेस्ट इसी साल अलाउ हो जाएगा। इज दिस क्लियर जी? तीसरी तरीके से इसी बात को कहूंगा, तीसरी तरीके से, जो कि इन सारी बातों का निचोड़ है, जिस्ट है बिल्कुल। बहुत पते की बात कह रहा हूं। ये बातें आपको कहीं किसी बुक में लिखी मिलेंगी नहीं साहब। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस, और इसी बात के हम आपसे पैसे लेते हैं। बाकी तो जो ये बातें हैं ये सब तो आपको बुक पे लिखी मिल जाएंगी, बट ये जो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं ये बुक में नहीं लिखी जाती हैं, ना ही कोई लिखता है। वो हो सकता है पता ही ना हो तो लिखेगा कोई क्या। एक्सपीरियंस से बातें समझ में आती हैं। तीसरी बात, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेसिकली हमारे वो प्रीवियस ईयर्स हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेसिकली वो प्रीवियस ईयर्स हैं जिन प्रीवियस ईयर्स में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लायक ही नहीं थे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको उन सालों में मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं थी उन प्रीवियस ईयर्स में। जब प्रॉपर्टी कंप्लीट ही नहीं थी, बन के तैयार ही नहीं थी, तो ना आप जीएवी निकाल सकते थे, ना आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन क्लेम करते। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारे वो प्रीवियस ईयर्स है, उसमें एक प्रीवियस हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कितने भी प्रीवियस ईयर्स हो सकते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर। हाँ, ये वो प्रीवियस ईयर्स हैं जिन प्रीवियस ईयर्स में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते थे, इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकते थे। जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन बाबूजी यहाँ पे कंप्लीट होता है इन प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 17-18 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो प्रीवियस ईयर 17-18 के लिए तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो ना। इस साल के लिए तो इनकम निकलेगी। हाँ, वो अलग बात है, इस साल के लिए जब इनकम निकालेंगे हम तो जीएबी सिर्फ हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। मान लिया अगर कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है से ये 1 अक्टूबर 2018 को, तो जीएबी पूरे साल की नहीं निकलेगी। जीएबी तो सिर्फ निकलेगी 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स की ही जीएबी निकलेगी आपकी। बट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको पूरे साल का अलाउ होगा, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना भी इंटरेस्ट होगा उसका 1/5 आपको इस साल अलाउ होगा। तो इस साल जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ
इस साल तो इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी कैलकुलेट हो सकती है। अब चेक करिए जरा यहाँ पे कि किन किन सालों की हम इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। क्या हम प्रीवियस ईयर 14-15 की इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट इंटरेस्ट तो था ना, जब लोन आपने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ से इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो गया। तो इस साल का इंटरेस्ट तो है, बट उसका इंटरेस्ट क्लेम कहाँ से करोगे? फिर प्रीवियस ईयर 15-16 आया। क्या प्रीवियस ईयर 15-16 की हम लोग इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी कैलकुलेट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगेन प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट इंटरेस्ट तो एक्युमुलेट हो रहा है ना, डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे? कर ही नहीं सकते। क्या प्रीवियस ईयर 16-17 का कि इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। तो इंटरेस्ट है आपका, बट उसको क्लेम कहां पे करोगे? हाँ, प्रीवियस ईयर 17-18 जिस साल आप इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी कैलकुलेट करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई, अब आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो इस साल का जितना इंटरेस्ट होगा वो तो इसी साल अलाउ हो जाएगा। बाकी जो ये इधर के पीरियड का जो इंटरेस्ट आपका बना है ये भी आपको अलाउ होगा, बट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा। और यहीं से आपको पीछे के सालों का 1/5 अलाउ होना शुरू हो जाएगा। इस साल कोई दिक्कत नहीं, 18-19 में आप इनकम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी कैलकुलेट करो, 19-20 निकालो, वैसे हर साल की इनकम कैलकुलेट करते रहो। तो इसलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा हमेशा 31 मार्च पे एंड हो जाता है। और कौन सी 31 मार्च पे? जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के ठीक पहले आई हुई होती है। इज दिस क्लियर? चलिए, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी मेरी, ऐसे ही समझते चलिए। अच्छा लगे तो लिख के ज़रूर भेजिए कि सर सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और आप आंसर कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना? और चेक करोगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। लीजिए साहब, फॉर एग्जाम्पल, मार्कर्स में इंक थोड़ी सी कम हो गई है, ज़रा इंक मैं इसमें डलवा लूँ, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है ना? चलिए साहब, तो तैयार हैं आप सब लोग एग्जाम्पल्स के लिए? बहुत ध्यान से काम करिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। लीजिए साहब, a loan of rupees 6 lakhs at the rate of 12% per annum was taken। लो, डेट तो डाली नहीं, डेट भी लिख देता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2014, ठीक है? ऑन 1 जनवरी 14 a loan of rupees 6 lakhs at the rate of 12% per annum was taken for construction of a house property, ठीक? Construction is completed on 1st November 2019। 1 नवंबर 19 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। लोन इज स्टिल अनपेड, अभी तक लोन में कुछ भी रिपेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? करना क्या है आपको? कैलकुलेट इंटरेस्ट
डिडक्टेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। असेसमेंट ईयर 2021 में कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ऑन 1 जनवरी 2014 अ लोन ऑफ ₹6 lakhs was taken for construction of house property and rate of interest is 12% per annum. Construction is completed on 1st November 2019. Loan is still unpaid. Okay, fine. चलिए वीडियो पॉज करिए, फटाफट कैलकुलेट करिए कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा। सब ईमानदारी के साथ काम करिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ वीडियो पॉज करके काम करिए तो वीडियो पॉज करके काम करिए। पहले अपने आप से सॉल्व करिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करके फिर चेक करिएगा कि जो मैंने सॉल्व किया वही आपका आंसर है या नहीं है। ठीक है ना। चलिए वीडियो पॉज करिए, अपना आप सॉल्व करिए। तो सीए साहब, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बोले तो प्रीवियस ईयर 1920 के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो पीसीपी हमारा कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ लोन। तो 1 जनवरी 14 से लेके कब तक जाएगा? द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1 नवंबर 19। इसके पहले की 31 मार्च, इसके पहले की 31 मार्च थी 31 मार्च 2019। लोन रिपे हुआ नहीं, इसलिए डेट ऑफ रिपेमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आया। काउंट करिए कितने साल महीने हुए, क्योंकि इतने ड्यूरेशन का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और जो हम इतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सब प्रिंसिपल अमाउंट 6 lakhs, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड फिर पीरियड कितने पीरियड का? तो 1 जनवरी 14 to 31 मार्च 19। अब सब अलग अलग कैलकुलेट करें, 1 जनवरी 14 से 1 जनवरी 15, 1 जनवरी 16। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करने का, स्मार्टली काम करिए। तो 1 जनवरी 14 से 1 जनवरी 15, 16, 17, 18, 19। 1 जनवरी 19 पे आ गए और 3 महीने और, तो 5 years 3 months। तो 5 years 3 months जो कि बराबर हो जाते हैं कितने के? 60 और 63 months। ये पीरियड कैलकुलेट हुआ? अरे नालायकों, 1 जनवरी 14 से लेके 31 मार्च 19 तक का पीरियड ही काउंट करना है। तो यहाँ से अगर जोड़ोगे तो 1 जनवरी 15, 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 19। ठीक है। लो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड काउंट करने में बहुत बड़ी क्या रॉकेट साइंस है क्या नालायकों? घंटों बैठे रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो उल्टा सीधा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड छोटा बच्चा भी काउंट कर लेगा। इतने बड़े घोड़े हो गए तब भी गड़बड़ कर देते हो। तो यहाँ से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और ये जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने और हो गए। तो 5 साल 3 महीने, साल में 12 महीने, 5 साल में 60 महीने, 3 महीने और 63 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। 63 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेटर जी की मदद लेनी पड़ेगी। ये आ गया कैलकुलेटर जी हमारे सामने। तो 6 lakhs का लोन, 12% इसके ऊपर का इंटरेस्ट इंटू 63 डिवाइडेड बाई 12, बहुत ही आया ये 3,78,000। अभी दिखा तो 3,78,000 की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनाइए। 5 से डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाई 5, यह है 75,600।
ये तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 हो गया। नाउ करेंट प्रीवियस ईयर, करेंट प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 1920, बोले तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 जो कि हमारा करेंट प्रीवियस ईयर, इसका निकाल लो इंटरेस्ट। तो 6 लाख पे 12% पूरे साल का इंटरेस्ट हो जाता है कितना 72,000। अब दिस प्लस दिस ये मिला के होगा ना, कितना हो जाता है ये 147,600, 1,47,600 का आपको डिडक्शन इस साल अलाउ होगा। समझ में आया सबको? गुड। अब जिनका आंसर मैच कर रहा है वो लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जिनका आंसर मैच नहीं कर रहा है वो लोग अपनी गलती को चेक करें कि उन्होंने कहाँ क्या गड़बड़ कर दी, ठीक है ना। और गलती एक बार करिए, गलती का रेपिटेशन मत करिए, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल था इसलिए आपकी गलती माफ़ की जाती है। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं चेंज करता हूँ। अब मैं क्या चेंज करूँगा, मैं इसी एग्जाम्पल में कुछ बदलाव करूँगा। ये मेरा मेन एग्जाम्पल है। अब मैं सपोज करने वाला हूँ। सपोज क्या, लोन ऑफ रुपीज 2 lakhs was repaid on 1st June 2017 and loan of rupees 3 lakhs was repaid on 1st December 2019। लो साहब, अभी दो बार रिपेमेंट करा गया। मेन एग्जाम्पल यही है, इस डेट पे लोन लिया गया था, इस डेट पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। रिपेमेंट के लिए क्या कहता है, कह रहा है साहब कि 2 लाख का लोन 1 जून 2017 को रिपे किया गया है एंड 3 lakhs का लोन 1 दिसंबर 19 पे रिपे किया गया है। तो 6 में से 2 ये चला गया, बचा 4, 4 में से 3 और चला गया, बचा 1 लाख। 1 लाख का लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अभी बताइए कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा असेसमेंट ईयर 2021 में। अब मैं आपको समय दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास घड़ी देख के 2 मिनट का समय है, 2 मिनट तक ब्लैंक रहेगा। सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। हो गया होगा सब? वेरी गुड।
जी। तो फिर से मैं सॉल्व करता हूँ असेसमेंट ईयर 2021। अब थोड़ा फास्ट स्पीड में कैलकुलेट करूँगा मैं, समझाने का काम बार बार कई बार कर चुका हूँ। पीसीपी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 14 एंडिंग ऑन 31 मार्च 19, ठीक। इन टोटलिटी दिस इज 63 मंथ्स ड्यूरेशन। अब इस ड्यूरेशन में 1 जनवरी 14 से लेके 1 जून 17 तक इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा। तो ये बनते हैं हमारे कितने, 1 जून 14 से 15, 16, 17, 3 ईयर्स, और 1 जून है तो 5 मंथ्स और हो जाते हैं, 41 मंथ्स। सही जोड़ा ना मैंने? 1 जनवरी 14 से 15, 16, 17 तक 3 साल हुए, और उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 मंथ्स, तो 36 और 5 41 मंथ्स, ठीक है। अब इन 41 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लाख का लोन है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 41 मंथ्स। अभी कैलकुलेट करता हूँ। फिर इसके बाद 1 जून 17 से लेके 31 मार्च 19 तक, क्योंकि नेक्स्ट टाइम रिपेमेंट हुआ है दिसंबर 19 में आके, तो ये रह जाते हैं बाकी हमारे 22 मंथ्स, ठीक है। 63 में से 41 मंथ्स ये हो गए, बाकी 22 मंथ्स ये हो जाते हैं। और लोन था हमारा 2 लाख रुपए हो गया था यहाँ पे, तो बचा फिर 4 लैक्स के ऊपर 12% इंटरेस्ट फॉर 22 मंथ्स। कैलकुलेटर जी बताएंगे भी हमको तुरंत से। तो 6 लैक्स 12% 41 मंथ्स इंटू 41 डिवाइडेड बाई 12, यह है 246,000। और फिर 4 लैक्स पे क्या हो गया इसको, 4 लैक्स पे 12% फॉर 22 मंथ्स, 88,000। टोटल हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट बन गया जाके कितना, 246 प्लस 88, 334,000। ये टोटल इंटरेस्ट पीसीपी का है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इसकी बना दी, डिवाइडेड बाई 5, 66,800, ठीक ना। करेंट प्रीवियस ईयर बोले तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20, इस ड्यूरेशन में भी रिपेमेंट हुआ है। तो 1 अप्रैल 19 से लेके, और ये रिपेमेंट हुआ 1 दिसंबर 19 को, तो 1 दिसंबर 19 तक का इंटरेस्ट, ये कितने मंथ्स हो जाते हैं, जोड़ो अप्रैल टू 1 दिसंबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 मंथ्स। नवंबर, ये तो 1 दिसंबर है ही, तो फॉर 8 मंथ्स इंटरेस्ट निकाला मैंने। लोन था इस ड्यूरेशन में 4 लैक्स का, 4 लैक्स पे 12% के हिसाब से 8 मंथ्स का इंटरेस्ट। और इसके बाद 1 दिसंबर 19 से लेके 31 मार्च 20 बाकी बचते हैं 4 मंथ्स। तो अब जब 3 लैक्स रिपे हो गया तो बच गया 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 4 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये भी कैलकुलेट कर लो भाई। तो ये तो हो जाता है हमारा 32,000, और ये हो जाता है मेरा कितना, 4,000, ठीक। 12 गया, 4,000 आया, तो ये हो जाता है मेरा कितना, 36,000।
तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, अब ये हो गया 1,02,800 का अब आपको टोटल इंटरेस्ट अलाउ होगा इस प्रीवियस ईयर में। समझ में आ गया सबको कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है? एक एग्जाम्पल चलो और देता हूँ आपको, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल, उसके बाद फिर मैं दूसरी बात करूँगा इसी इंटरेस्ट के अंदर। अब ऐसा करता हूँ, पूरा एग्जाम्पल बदल देता हूँ। एक एग्जाम्पल को कर करके आपने रट सा लिया है, सब बदल दूंगा उठा के। लो नया एग्जाम्पल लिखो, कोई सपोज नहीं, पूरा एग्जाम्पल नया। लो साहब, फॉर एग्जाम्पल ऑन 1st June 2008, a loan of rupees 8 lakhs at the rate of 9% per annum was taken for construction of a house property। क्या कहानी चल रही है? लोन कब लिया गया? ऑन 1st June 2008। लोन कितना? 8 lakhs। वाह क्या बात है, 2008 में 8 lakhs का लोन लिया, 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। किस खुशी में लिया गया? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, सीए साहब, construction is completed on 1st March 2014। नहीं, 1 मार्च नहीं, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब कर दें? चलो ठीक है, 1 जुलाई 14 पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। लोन ऑफ रुपीज 2 lakhs was repaid on 1st January 2017 and balance loan is still unpaid। ठीक है, now calculate interest deductible, calculate interest deductible for the assessment year 2020-21। जी साहब, सब लोग सॉल्व करेंगे एंड ऑनेस्टली काम करेंगे आप,
गड़बड़ नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। हाँ भाई, होनहारों, मेरे कलाकारों, कितना आया आंसर? कंफ्यूज हो गए क्या? कुछ बच्चे हो गए कंफ्यूज, देखो शक्ल बता रही, कंफ्यूज हो गए सब। कुछ हो गए, कुछ तो बहुत काबिल हैं, कुछ तो नहीं गड़बड़ करेंगे, वो तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। और कुछ नालायक हैं, इधर उधर भटकते हैं। वो बुद्धि उनके पास ज़्यादा है ना, इसलिए मुझे ज़्यादा बुद्धि वालों से बड़ा डर लगता है साहब। इसलिए नहीं कि वो मुझे ऐसी बात मेरे से पूछ लेंगे कि मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। मुझे डर इसलिए लगता है ज़्यादा बुद्धि वालों से, क्योंकि वो बेड़ा गर्क करते हैं। अपना तो करेंगे और अब क्या मैं कहूँ, और मुझे बदनाम करेंगे कि पता नहीं क्या बताते रहते हैं। जो बता रहे हैं वो नहीं सुनेंगे, अब चलाएंगे अपनी बुद्धि, फिर बदनामी मेरी करेंगे। लो, फिर से आया मेरा असेसमेंट ईयर 2021 पीसीपी। वाह भाई मेरे पीसीपी स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जून 2008 एंड ख़त्म कब होगा ये तो बताओ। डेट ऑफ कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन इज 1 जुलाई 14। ये पहले भी 31 मार्च थी तो बहुत सारी, बट ठीक पहले थी 31 मार्च 2014। ओके, कितना साल है ये, कितना पीरियड है ये? 1 जून 2008। बड़ी वैसी डेट रख दी आपकी, तो हम भी कंफ्यूज हुए जा रहे हैं अब तो। कोई बात नहीं, इस चार्ट का सहारा ले लेंगे सीए साहब। 1 जून 8 से लेके क्या करें, ये काम कर लेते हैं, यहाँ से काउंट कर लेते हैं 31 मार्च 9 तक, ठीक है। और फिर यहाँ से 10 हो जाता है, मार्च 10 आ जाती है, मार्च 11 आ जाती है, मार्च 12 आ जाती है, मार्च 13 आ जाती है, और मार्च 14 आ जाती है। काउंट करो, ये तो पार्ट है, और बाकी पूरे ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। ये 1 जून से यहाँ तक काउंट करो। 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वाह भाई वाह, 10 मंथ्स ये हो जाते हैं। और इसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये और हो जाते हैं, तो 5 ईयर्स ये हुआ। तो 5 ईयर्स 10 मंथ्स बोले तो 60 और 10 70 मंथ्स, ठीक है। और मजे की बात तो ये है कि इस ड्यूरेशन में कुछ भी रिपेमेंट नहीं हुआ है। एक बार रिपेमेंट हुआ, वो भी 1 जनवरी 17 को। ओके जी बाबू जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। तो 70 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको, कितने अमाउंट पे? 8 लाख पे। क्या फ़र्क पड़ता है कितना भी अमाउंट हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी सीए साहब 9% हो गया है, 9% कर दिया गया है अब। और 70 मंथ्स का इंटरेस्ट, 70 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहिएगा। और करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, जो कि हमारा है 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। तो इस ड्यूरेशन में लोन कितना था? 6 लाख था, क्योंकि 2 लाख का लोन तो हम पहले ही जनवरी 17 में रिपे करे बैठे हैं। तो यहाँ के बाद ये 1 अप्रैल 19 है, तो पहले ही रिपे हो चुका है 2 लाख का लोन। तो यहाँ पे 6 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग था, इसके ऊपर 9% और पूरे साल का जी। तो ये तो आ जाता है 54,000। हाँ, इधर बताओ 70 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ रहा था? बताते नहीं हो तुम लोग, सारे काम मेरे से कराओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोग अगर ऐसे ही करना चाहते हो मेरे साथ, तो यही सही, ऊपर वाला सब देख रहा है।
उसके घर देर है अंधेर नहीं है। 8 लाख का 9% 72,000 तो 1 साल का होता है, इंटू 70 डिवाइडेड बाई 12, 4,20,000। ये 4,20,000 इसकी बन जाती 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, कौन सी ऐसी बड़ी बात है। 84,000 ये, ठीक है। अब ये 84,000 का इंटरेस्ट मुझे अलाउ होगा 5 बार, मीन्स दिस इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और एक इंस्टॉलमेंट बन गई 84,000। 1 दर्जन बार ये बात बोल चुका हूँ अभी तक कम से कम। अच्छा, इसकी पहली इंस्टॉलमेंट किस साल से अलाउ हुई? पहली इंस्टॉलमेंट किस साल? बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन प्रीवियस ईयर 14-15 में। देखिए प्रीवियस ईयर 13-14 तक का मामला तो चला गया पीसीपी में ना। प्रीवियस ईयर 14-15 से मुझे इतने का डायरेक्शन मिलना शुरू है, तो इसका डायरेक्शन मुझे कब मिला? इसका डायरेक्शन मुझे मिला सब 14-15 में, फिर मिला कब हमको? 15-16 में, फिर 16-17 में, 17-18 में और 18-19 में। ये हो गया पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 सालों में हर साल मुझे इतने इतने का डायरेक्शन मिला, ठीक, 84,000 का हर साल। तो इस तरह से मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का तो पूरा इंटरेस्ट डिडक्ट हो चुका है अप टू प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर्स हैं, बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। Construction was completed in previous year 14-15. So first installment was allowed in previous year 14-15. Second was allowed in 15-16. Third in 16-17. Fourth in 17-18. And the fifth and last installment was allowed in previous year 18-19. And now this time we are running in previous year 19-20. तो previous year 19-20 में तो 84,000 नहीं मिलेगा ना, ये तो नहीं मिलेगा ना अब, क्योंकि ऑलरेडी 5 ईयर्स हो चुके हैं। ऐसा थोड़ा नहीं 1/5 लाइफ टाइम आपको हर साल मिलता रहेगा, ऐसा तो नहीं कहा गया। 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको डायरेक्शन मिलेगा। पहली इंस्टॉलमेंट जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो होगी, उसके बाद की 4 साल और होंगे। अब तो हम तो इसके बाद वाले साल में बैठे हुए, तो 19-20 प्रीवियस ईयर में ये नहीं मिलना है, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट आपको अलाउ होगा, दिस मच इज डिडक्टेबल इन प्रीवियस ईयर 19-20। समझ में आया सबको? वेरी गुड। लंबी चौड़ी सांस लीजिए, लंबी गहरी। और अब मैं आपको कुछ और स्पेशल बात बताने की तरफ ले चल रहा हूँ। सांस ले लीजिए, पानी नहीं पी लीजिए। तो चलिए साहब, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना समझ में आ चुका है। आप लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी क्या, ठीक ठीक है। तो बाबूजी, जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इस इंटरेस्ट का डायरेक्शन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो भी मिलना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी मिलना है, डीम्ड टू बी लेट आउट है तो भी मिलना है। मिलेगा तो है, क्योंकि हर केस में अब हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। हाँ, अगर लेट आउट और डीम्ड टू बी लेट आउट वाला मामला है तो जीएबी कुछ ना कुछ होगी। अगर डीम्ड टू बी लेट आउट है तो स्टेप 1 के हिसाब से आपने जीएबी निकाल ली होगी, और अगर लेट आउट है तो भी स्टेप 1 के हिसाब से वैल्यू निकाली होगी। फिर आपने रेंट रिसीव्ड को स्टेप 1 से कंपेयर करके देखा होगा कि रेंट रिसीव्ड स्टेप 1 से एक्सीड कर रहा है या कम है।
इन एनी केस या तो सेकेंड स्टेप से निकल के आई होगी जीएबी या थर्ड स्टेप से निकल के आई होगी, तो कोई ना कोई अमाउंट होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएबी नील ली जा रही थी, ध्यान है आपको? यस। और जब जीएबी नील है तो किसी प्रकार का कोई और डिडक्शन भी नहीं मिल रहा था आपको, म्यूनिसिपल टैक्सेस का भी डिडक्शन आपको नहीं मिला था, एनएवी भी नील थी। जब एनएवी नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको नहीं मिलना है, क्योंकि एनएवी का ही तो 30% मिलता है और एनएवी नील है। हाँ, आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिल रहा था। समझ में आ रही? याद आ गई वाली सिचुएशन? तो सीए साहब, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जहां पे जीएबी आप नील लेते हो, इंटरेस्ट के डिडक्शन के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगी हुई है। मैक्सिमम लिमिट, एक अपर लिमिट लगा दी गई कि साहब मैक्सिमम इतना इंटरेस्ट अलाउ होगा, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में है। लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस लिमिट तक का ही इंटरेस्ट अलाउ होगा। अगर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वैसे ही जैसे भी आपने देखा, पीसीपी का 1/5 प्लस करेंट ईयर का इंटरेस्ट, वो सब ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बट देखना होगा कि आपका वो इंटरेस्ट कहीं मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड तो नहीं कर जा रहा है। और अगर मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है तो जितना इंटरेस्ट उतना क्लेम करिए, और अगर लिमिट एक्सीड कर गया तो फिर उस लिमिट तक का ही इंटरेस्ट अलाउ होगा। अब वो लिमिट क्या है ये जरा देखने वाली बात है। तो चलिए साहब, तो हेडिंग डाली जाए डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है ना? तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। जी लिखिए, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बल्कि ऐसे नहीं, in case of self-occupied house properties where GAV is taken as nil, interest is deductible. Interest is deductible up to maximum rupees 30,000। कितने का डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन आपको अलाउ होगा। बहुत ध्यान से जरा समझिएगा, गड़बड़ी हो जाती है बच्चे लोगों से। कह रहे इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज, कितनी हाउस प्रॉपर्टीज हम लोग ऐसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑप्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2। भूलिएगा नहीं कोई बात, मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज। अगर लेट आउट नहीं है तो आप उनको एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑप्ट कर सकते हैं और उन दोनों ही हाउस प्रॉपर्टीज की जीएबी नील हो जाएगी। ठीक, एक हाउस प्रॉपर्टी है, लेट आउट नहीं है, जीएबी नील हो जाएगी उसकी। एक प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट। तो एक या 2, मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज आप एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑप्ट कर सकते हो। तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज जहां पे जीएबी आप नहीं लेते हो, मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट डिडक्ट होगा? इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल अप टू मैक्सिमम रुपीज 30,000। मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन। 30,000 दोनों प्रॉपर्टीज पे नहीं, ये नहीं कि 2 प्रॉपर्टीज है, इसकी भी जीएबी नील, इसकी भी जीएबी नील, और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन लेना है तो 30,000 रुपए का डिडक्शन मिल। नो, नील है दोनों का, 2 हाउस प्रॉपर्टीज,
GAB नील है, मैक्सिमम 30,000 का डायरेक्शन अलाउ होगा, ये समझ लीजिए। सर बस 30,000, हम लोगों ने तो यहाँ कितना इंटरेस्ट निकाला था, कहीं 1.5 लाख आ रहा था, कहीं पे 1 लाख आ रहा था, कहीं पे 80,000 आ रहा था। हाँ तो बेटा क्या करें, लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट है तो वो पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो मैक्सिमम 30,000 का इंटरेस्ट अलाउ होगा। सर ये तो बहुत कम डिडक्शन मिल रहा है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, कुछ तो करिए, पक्का बढ़ा दूँ थोड़ा सा। चलो आप भी क्या याद रखोगे, आज आपने कुछ और भी मांगा होता तो आपको मिल जाता। However, interest is deductible up to maximum rupees 2 lakhs। लो जी साहब, मैंने आपकी लिमिट 30,000 से बढ़ा के 2 लाख कर दी। अब खुश, अब तो खुश हो, अब तो बोलो। हाँ सर अब ठीक है, थोड़ा ठीक अमाउंट लग रहा है। तो हाउएवर इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल अप टू मैक्सिमम रुपीज 20,000, सॉरी 20,000 इज 2 lakhs, इट इज डिडक्टेबल अप टू मैक्सिमम रुपीज 2 lakhs। बट क्या ऐसी, तो फिर 30,000 का मतलब फिर क्या बचा, हर आदमी 2 लाख का डिडक्शन क्लेम करेगा, क्यों 30,000 की बात करेगा कोई। बेटा कंडीशंस है यहाँ पे, तो कंडीशंस पूरी होंगी तो लिमिट 2 लाख होगी, अगर कंडीशंस नहीं पूरी होंगी तो फिर 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो हाउएवर इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल अप टू मैक्सिमम रुपीज 2 lakhs इफ द फॉलोइंग conditions are satisfied। देखा, बिना कंडीशंस के तो बात ही नहीं है साहब, यहाँ पे तो कदम कदम पे कंडीशन है। और यहाँ पे तो 30,000 से बढ़ा के 2 लाख रुपए लिमिट की जा रही है साहब, देख रहे हैं 6 गुने से ज़्यादा हो गई लिमिट आपकी, कहाँ 30,000 कहाँ 2 लाख रुपए। तो सीए साहब यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस, तीनों की तीनों जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तीनों कंडीशंस। अब इन 3 में से 2 कंडीशंस मैं यहां पे अभी लिखूंगा, ठीक है, जिनको आपको अपने आप से चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि साहब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही कि नहीं हो रही हैं। और तीसरी कंडीशन मैं आपको ऐसे वर्बली बता दूंगा, क्वेश्चन में अगर कुछ ना कहा जाए तो मान के चलेंगे वो तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब वो क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, लोन मस्ट बी टेकन, लोन मस्ट बी टेकन on or after 1st April 99, ध्यान से 1 अप्रैल 99 या उसके बाद लोन लिया गया हो, फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, that is purchase or construction of house property। लोन घर खरीदने या बनवाने के लिए लिया गया हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हाउस प्रॉपर्टी must be acquired or construction must be completed। House property must be acquired or construction must be completed
within 5 years, within 5 years from the end of the financial year in which loan was taken, within 5 years from the end of the financial year in which loan was taken. इन दोनों कंडीशंस को बहुत ध्यान के साथ जरा इंटरप्रेट करें, जो कहा जाए वही समझिए। समझिए जरा दोनों कंडीशंस को। हाँ जी, से सब समझ में आ रही है दोनों कंडीशंस। अब आराम से जरा, पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन, लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99, वेरी ओल्ड डेट, 99 की बात हो रही है। 2020 साल इधर होगा, 1 साल उधर, 21 साल पुराने पहले लोन लिया गया हो for the purpose of acquisition or construction of a house property. And according to second condition, the house property must be acquired or construction must be completed within 5 years from the end of the financial year in which loan was taken. चलिए पहले ये दो कंडीशन समझते, फिर तीसरी वाली जो कंडीशन है वो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है ना। सीए साहब, यहाँ पे जो पहली कंडीशन है इसके अंदर दो बातें छुपी हुई हैं, दो बातें, जिसमें पहली बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी दूसरी बात इंपॉर्टेंट है। ना फर्स्ट कंडीशन में क्या दो बातें हैं? पहली बात क्या है इसके अंदर? कह रहा है लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। द डेट ऑफ लोन अगर 1 अप्रैल 99 के पहले की है तो साहब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब आपको 30,000 का ही इंटरेस्ट अलाउ होगा। बट डेट इतनी पुरानी हो गई है तो हम मान के चल सकते हैं कि साहब ये हमारे एग्जाम्पल में जो डेट ऑफ लोन होगी वो 1 अप्रैल 99 के बाद की ही होगी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से डेट आपको याद होनी चाहिए। 1 अप्रैल 99 या उसके बाद लोन अगर लिया गया है तो आपको वो एक्सटेंडेड जो लिमिट है 2 लाख की उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एक बात तो ये हुई पहली कंडीशन में। दूसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो है वो ये कि फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? ईदर परचेज और कंस्ट्रक्शन, बस। अगर आपने लोन इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए लिया, पहले हम लोगों ने जब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में कंडीशंस लिखी थी तो उसमें पहली कंडीशन में क्या लिखाया गया था आपको कि लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिनोवेशन, मॉडिफिकेशन एटसेट्रा ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये लिखा था आपने। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोन मस्ट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, दैट्स इट। मीन्स इफ लोन वॉज टेकन फॉर सम अदर पर्पसेस लाइक फॉर रिपेयर्स, रिनोवेशन, मॉडिफिकेशन, एनी अदर पर्पस अदर देन परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, if loan was not taken for only for purchase or for construction of house property, in that case limit will be 30,000। 2 लाख रुपए के लिए ज़रूरी क्या है कि लोन घर खरीदने या बनवाने के लिए लिया गया हो। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको चेक करना होगा कि पर्पस ऑफ लोन क्या है। क्या घर खरीदना पर्पस था या घर बनवाना पर्पस था? अगर इन दो में से किसी बात के लिए लोन लिया गया तो 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज रिपेयर रिनोवेशन वगैरह के लिए लिया गया है तो 30,000 का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया ही नहीं गया है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था, तो फिर तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ होगा ही नहीं। 30,000 तो बहुत बड़ी रकम है साहब, 3 रुपये का डिडक्शन नहीं मिलेगा।
तो क्लियर है पहली कंडीशन। नाउ कम टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कह रही कि सब प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्वायर्ड। भाई यार लोन लिया तो प्रॉपर्टी कै साल बाद खरीदेंगे जाके भाई, जब खरीद रहे होते तभी तो लोन लेते हैं। तो खरीदने का काम तो विद इन 5 ईयर्स हो जाएगा साहब, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन एंड वी ऑल नो दैट कंस्ट्रक्शन टेक्स अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक घर बन सकता है। बट कितने समय के अंदर घर बन जाना चाहिए? ये नहीं कि बन रहा है ताजमहल सालों साल बन रहा है साहब, ऐसे नहीं चलेगा काम। कंस्ट्रक्शन भी विद इन रीजनेबल टाइम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अभी 2 साल पहले तक तो ये लिमिट, जो टाइम लिमिट 5 साल की कर दी गई, ये 3 ही साल थी कि कंस्ट्रक्शन 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट कई केसेस में देखने में आया कि बस आपके 3 साल में कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है। से हमने किसी बिल्डर के थ्रू हमने कोई फ्लैट वगैरह बुक करवाया साहब, लोन लिया, अब बिल्डर ने कहा कि हम पोजीशन दे देंगे आपको 2 साल में 3 साल में, और बिल्डर लटकाए पड़ा, वो 5-5 6-6 साल 10-10 साल हो गए, पोजीशन हमको जाके 8 साल बाद मिला जाके। तो पता चला जो 3 साल की कंडीशन थी वो हमारी ख़त्म हो गई। तो 4 साल 5 साल में पोजीशन दे रहा है, 3 साल के बाद तो हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती थी, हमें 30,000 का बेनिफिट मिलता था। तो लोगों ने कहा कि सब थोड़ा सा इस लिमिट को बढ़ाया जाए सो दैट कि हमको एक्सटेंडेड लिमिट का बेनिफिट मिले। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम इस टाइम को बढ़ा के 5 ईयर्स कर देते हैं। तो एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट अगर हो गया है तो 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। और अगर कंस्ट्रक्शन आपका या एक्विजिशन अगर आपका 5 साल के बाद हुआ है जाके, तो डिडक्शन तो भी मिलेगा आपको इंटरेस्ट का। बट अभी कितना मिलेगा? मैक्सिमम 30,000 का आपको डिडक्शन अलाउ होगा। समझ में आ रही बात? जैसे मान लें लोन लिया गया से यार इस तो बिल्कुल सो ही गया ये वाला मार्कर। तो से लोन लिया हमने, डेट ऑफ लोन हमने लोन लिया से 1 जुलाई 2014 को, ठीक, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड से ऑन 1 Feb 2020। 1 Feb 2020 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब बताइए मुझे इस केस में 30,000 का डिडक्शन मिलेगा या 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा? सोच के बताइए। 1 जुलाई 2014 को लोन लिया जाता है घर बनवाने के लिए, घर बन के तैयार हो जाता है 1 Feb 2020 को। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट है, डीम टू बी लेट आउट, तो कोई समस्या ही नहीं सर, फिर तो कोई लिमिट की बात ही नहीं, जितना इंटरेस्ट होगा पूरा डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर मुझे मैक्सिमम कितने का डिडक्शन अलाउ होगा? 30,000 और 2 lakhs। बताएं श्रीमान जी। सर 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। नहीं सर 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, और चेक करते 5 साल में हुआ कि नहीं हुआ। 1 जुलाई 2014 को लोन लिया, 1 जुलाई 2014 से 1 जुलाई 15, चार्ट बना देता हूँ। ये 1 जुलाई 14 जहाँ पे लोन लिया गया है, कंस्ट्रक्शन 1 Feb 2020 को कंप्लीट हो रहा है। चेक करो 5 साल में हुआ कि नहीं हुआ। 1 जुलाई 14 से 1 जुलाई 15 1 साल, 1 जुलाई 16, 17, 18, 19, तो 1 2 3 4 5 साल। लो ये 15, ये 16, ये 17, 18, 19, 1 जुलाई 19, 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लेट हो गया। 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख का नहीं मिलेगा। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? ये काउंटिंग सही करी गई 5 ईयर्स की, काउंटिंग गलत की गई है नालायकों। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। कहाँ से 5 ईयर्स जोड़ने? 5 ईयर्स
फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। 5 ईयर्स को फ्रॉम द डेट ऑफ लोन नहीं काउंट करना है, विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। लोन किस फाइनेंशियल ईयर में लिया गया? लोन वॉज टेकन इन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March 15। लोन वॉज टेकन इन फाइनेंशियल ईयर 14-15 ना 14-15 फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया गया। अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31st March 15 को, यहाँ से 5 साल काउंट करो तो 31st March 16 1 साल, 17 2 साल, 18 3 साल 4 साल, और ये 31st March 20 5 साल। कंस्ट्रक्शन is completed within 5 years from the end of the financial year in which loan was taken। within 5 years कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, मीन्स की सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई, इसलिए 2 लाख का डिडक्शन अलाउ होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो ये बात आपको अपने आप से चेक करनी पड़ेगी क्वेश्चन में कि क्या पोजीशन है। पहली कंडीशन में देखना है डेट ऑफ लोन। मैंने कहा वो डेट ऑफ लोन नॉर्मली आपको ओके मिलेगी, 1 अप्रैल 1999 के बाद की मिलेगी। हाँ, पर्पस ऑफ लोन आपका इधर परचेज और कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन तो आपको अपने आप से ही देखनी पड़ेगी कि क्या कंस्ट्रक्शन जिस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया गया था उसके एंड से अगले 5 साल में कंप्लीट हो गया। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो बेटा 30,000 से ही खुश रहो। अब आती है तीसरी कंडीशन, जिसके लिए मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ अदरवाइज नहीं कह रहा है, तो मान के चलेंगे कंडीशन पूरी हो रही है। थर्ड कंडीशन में कहते हैं कि साहब जिससे आपको लोन मिला है, से मैंने बैंक से लोन लिया घर खरीदने या बनवाने के लिए, ठीक, तो कह रहे जिस पर्सन से आपको लोन मिला है वो एक सर्टिफिकेट दे, मतलब कि बैंक सर्टिफाई करे। क्या सर्टिफाई करे? बैंक मुझे सर्टिफाई करे, एक सर्टिफिकेट दे इस बात का कि मैंने जो उनको इंटरेस्ट दिया है वो एक ऐसे लोन के ऊपर का है जिस लोन को मैंने घर खरीदने या बनवाने में यूटिलाइज किया। ये 2 लाइन बैंक को लिख के देनी पड़ेंगी अपने लेटर हेड पे। क्या? कि उनको जो मुझसे इंटरेस्ट मिला है वो एक ऐसे लोन के ऊपर का है जिस लोन को मैंने घर खरीदने या बनवाने में यूटिलाइज किया, या मैंने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ था घर खरीदने या बनवाने के लिए, उसके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रिपेमेंट के लिए मैंने लोन लिया। बात आई थी ना कि एक लोन लिया प्रीवियसली, जो लोन लिया था उसके रिपेमेंट के लिए, तो ये भी हो सकता है। तो या तो मैंने बैंक से लोन लिया है घर खरीदने या बनवाने के लिए, या घर खरीदने या बनवाने के लिए ऑलरेडी कोई लोन मेरा चल रहा था, तो उसके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रिपेमेंट के लिए मैंने बैंक से लोन लिया है, ऐसे लोन के ऊपर का मैंने इंटरेस्ट उनको दिया है। तो ये तीसरी कंडीशन इस तरह से पूरी होगी। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो मान के चलेंगे। और अगर घर खरीदने या बनवाने के लिए लोन लिया ही गया है तो बैंक को ये सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है साहब, वो तो लिख के दे ही दिएगा। तो इस प्रकार से जब तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो डिडक्शन 2 लाख का मिलेगा, नहीं तो भैया जी 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा प्रोविज़न वाला मामला कंप्लीट हो जाता है। लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जिसको आप खुद से सॉल्व करके मेरे पास असाइनमेंट सेक्शन में भेजोगे कि उसका क्या करेक्ट आंसर है। लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर बड़ा वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला सब एग्जाम्पल है, ये समझ लीजिए। आपके लेवल को ध्यान रखते हुए, कोई ऐरा गैरा नहीं एग्जाम्पल है, वो हाई लेवल एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आया ना? वेरी गुड। चलिए अब जरा एक एग्जाम्पल नोट किया जाए। अभी तो छोटे छोटे बच्चों वाले एग्जाम्पल्स आ रहे थे, आप लोग भी कह रहे थे कि सर क्या ये बच्चों वाले एग्जाम्पल्स दे रहे हो छोटे छोटे से हैं। हम लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई होते ही हम लोग सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएंगे साहब। सेमी क्वालिफाइड आधे हो जाएंगे हम लोग। आधे क्या, दिमाग से नहीं, आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। और
और आप हम लोगों को ऐसे मरियल टाइप के बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं। आपको सोचना चाहिए कि हम लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड है। अच्छा भैया, इतनी बातें ना सुनाओ, आपके ही स्टैंडर्ड का मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नोट किया जाए। लो जी साहब, फॉर एग्जाम्पल, क्या फॉर एग्जाम्पल, बस ऐसे ही यहीं बनाता हूँ तुरंत के तुरंत एग्जाम्पल। चल, ऑन फर्स्ट जनवरी 2006 a loan of rupees, यार बहुत पुरानी डेट हो गई, ऑन 1 जनवरी, डेट चेंज कर दे भैया 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 प्लीज, गुस्सा ना नहीं है। 1 जनवरी 2012 और 1 जनवरी 2012 a loan of rupees 8 lakhs at the rate of 12% per annum was taken for construction काटी नहीं लिखा रहने दीजिए, सही चल रहा है सब मामला। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, एक घर बनवाने के लिए इन बाबूजी ने, इन भाई साहब ने एक लोन लिया। लोन भी कितने का लिया? लोन लिया इन्होंने 8 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था उसके ऊपर? 12% पर एनम, ठीक। ऑन 1 जुलाई 2016 another loan of rupees 5 lakhs, another loan of rupees 5 lakhs at the rate of 9% per annum was taken, another loan of rupees 5 lakhs at the rate of 9% per annum was taken for the said purpose। लो ये सब घर बन रहा था, लोन लिया गया भाई, लोन लेके इन्होंने घर बनवाना शुरू कर दिया। 8 लाख रुपए का लोन लिया, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। घर बन रहा था, बनते बनते क्या हुआ, अभी घर बन के तैयार हुआ नहीं था, पैसा खत्म हो गया। अब क्या करें, तो इन्होंने एक लोन और ले लिया 1 जुलाई 2016 को 5 लाख का। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% पर एनम, वाज टेकन फॉर द सेड पर्पस। सेड पर्पस कौन सा? वही घर बनवाने के लिए, ठीक है ना। अब कहीं किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा है ना कि एक इंसान घर बनवाने के लिए एक ही लोन लेगा, ऐसा तो नहीं कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है कि भाई अगर आपने एक घर बनवाने के लिए एक लोन लिया है तो अब दूसरा लोन ले ही नहीं सकते। अरे भाई क्यों नहीं ले सकते? लोन देने वाला तैयार है तो कि भाई क्या समस्या है? हाँ भाई ठीक है। कंस्ट्रक्शन, सीए साहब, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। लो जी साहब, घर अल्टीमेटली बन के तैयार हो ही गया। कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन कब?
1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को घर बन के तैयार हो गया। ये भी ठीक बात है। बोथ द लोन्स आर स्टिल अनपेड। लो, ये भी अच्छा है। दोनों ही लोन्स अभी भी पूरी तरह से आउटस्टैंडिंग है, किसी में भी चवन्नी का रिपेमेंट नहीं किया गया है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। अब करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपसे कहा जा रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। यही अपना जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, इस असेसमेंट ईयर के लिए आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। एज्यूमिंग दैट, लो ये आई आफत, एज्यूमिंग दैट हाउस प्रॉपर्टी इज, कॉलन लगाइए, पार्ट ए, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, और दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये मानते हुए कि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, और अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ध्यान से जरा क्वेश्चन को अच्छे से जैसे लिखा है वैसे ही नोट करिए, गड़बड़ मत करिए। तो नोट हो गया सब क्वेश्चन? क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं है ना? समझ में आ गया सबको क्वेश्चन अच्छे से? दो लोन्स हैं बस, यहाँ पे एक स्पेशल फीचर क्या है, दो लोन्स हैं। पहला लोन 8 लाख रुपए का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे घर बनवाने के लिए। दूसरा लोन घर बनवाने के लिए ही लिया गया है, सेम घर बन रहा था, उसी घर के कंस्ट्रक्शन के लिए हमने साहब इस डेट पे 5 लाख का और लोन ले लिया 9% पर एनम पे। हाँ, घर बन के तैयार हो जाता है 1 जनवरी 2020 पे। दोनों ही लोन्स में अभी भी एक भी रुपए का रिपेमेंट नहीं किया गया है, पूरे के पूरे लोन आउटस्टैंडिंग है। हमें बताना है कि भाई कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो, और अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। ठीक है, बाकी आपने कंडीशंस देख ही ली हैं सब, और आपसे कहा गया था कि प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है तो कोई रिस्ट्रिक्शन वाली कोई बात ही नहीं है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए पीसीपी का और करेंट ईयर का, पीसीपी का 1/5 प्लस करेंट ईयर का इंटरेस्ट क्लेम करिए जितना भी आता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो भी आपको इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करना है। पीसीपी का इंटरेस्ट निकालिए, उसका 1/5 करिए और करेंट ईयर का इंटरेस्ट निकालिए। उसके बाद चेक करिए कि जो टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है वो 30,000 तक अलाउ हो या 2 लाख तक अलाउड हो। 2 लाख तक इंटरेस्ट आपको तब अलाउ होगा जब वो कंडीशंस पूरी हो रही होंगी। कंडीशंस में क्या, जैसे अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको अपने आप से चेक करना पड़ेगा डेट ऑफ लोन 1 अप्रैल 99 या उसके बाद की है कि नहीं है। पता चला हाँ है। क्या लोन घर बनवाने के लिए या खरीदने के लिए लिया गया था? हाँ भाई लिया गया था। क्या कंस्ट्रक्शन जो बोला गया 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्या कंप्लीट हो गया? अब हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो चेक कर, यही तो आपको अपने आप से चेक करना है। और जो तीसरी कंडीशन थी कि जिस पर्सन ने हमको लोन दिया है वो हमको ऐसा एक सर्टिफिकेट दे कि हमने उसको इंटरेस्ट दिया एक ऐसे लोन के लिए जिसको हमने घर खरीदने या बनवाने में यूटिलाइज़ किया, या ऑलरेडी कोई घर खरीदने या बनवाने के लिए लोन लिया हुआ था, उसके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रिपेमेंट के लिए मैंने लोन लिया। तो क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो अपन मान के चलेंगे कि साहब वो कंडीशन पूरी हो गई है। नहीं पूरी हो रही तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा सब। और जब कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है तो ऑब्वियस से बात है भाई क्यों नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा हमको। तो तीसरी वाली कंडीशन कोई खास रेलेवेंट नहीं है।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। हाँ, रियल लाइफ में हो सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर सर्टिफिकेट की डिमांड कर ले कि साहब जिससे लोन लिया उससे लिखवा के लेके आइए कि आपने जो लोन लिया था। हम कैसे मान लें कि आपने घर बनवाने या खरीदने के लिए लिया था? हम तो मान चलेंगे आपने घर रिनोवेट करवा रहे थे, रिपेयरिंग करवा रहे थे, ये कर रहे थे, हम तो भी 30,000 तक का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो ऐसे केस में फिर प्रैक्टिकली हमको जो है रियल लाइफ में उस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी साहब। इसलिए जब कभी हम लोग इस तरह का लोन वगैरह लेते हैं घर खरीदने या बनवाने के लिए, तो जो लेंडर होता है उससे हम लोग एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी प्रोक्योर करके चलते हैं, सो दैट कि कल को अगर कहीं कोई ऑफिसर या कोई अथॉरिटी अगर हम डिमांड करता है सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का होना ज़रूरी है। ऐसे तो हर आदमी कह देगा हाँ भैया हमने घर बनवाने के लिए लोन लिया था, और पता नहीं लोन किस बात के लिए आपने यूटिलाइज किया, कोई देखने थोड़े ना कोई चला रहा है। तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही इस बात का फैसला करता है कि हमको इंटरेस्ट का डायरेक्शन 2 लाख तक मिले या ना मिले। बट हम लोग अभी थ्योरेटिकल ये एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सब कुछ बड़ा आसानी से निपट जाता है। अब आप सोचिए जरा, जब यही सारी चीज़ें जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब हो रही होती हैं तो कितनी मुसीबतें हमको फेस करनी पड़ती होंगी। तो खैर, अगर आपके प्रोविजंस क्लियर हैं तो अकॉर्डिंगली हम लोग फिर अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को भी मैनेज कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का जो प्रोविज़न था वो भी कंप्लीट हो जाता है, एंड प्लस आपको कैसे इसका प्रैक्टिकली कैलकुलेशन करना है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। ये क्वेश्चन मैं असाइनमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। इसका जो भी सॉल्यूशन आप करोगे उसकी PDF फाइल या उसकी जो भी आप इमेज वगैरह मोबाइल से फ़ोटो खींच के जो भेजते हो मुझे असाइनमेंट सेक्शन में भेजोगे, चैट बॉक्स में नहीं, क्योंकि चैट बॉक्स में किसी एक का आता है और सभी देख लेते हो, वही आंसर भेजना शुरू कर देते हैं। नो, दिस इज़ नॉट फेयर। बेईमानी करते हो आप लोग, अपने साथ बेईमानी करोगे, हमें थोड़े बेवकूफ़ बना पाओगे। मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि क्वेश्चंस के कितने आंसर्स आ सकते हैं, कैसे कैसे आंसर्स लोग आज के पहले देते रहे हैं। जितने नंबर ऑफ आंसर्स पहले के बैचेस में लोग देते थे उससे कम आप लोग आंसर्स मुझे दे रहे हो। नॉर्मली आंसर्स आपके सबके एक से ही होते हैं। एक से होने का मतलब क्या है? चैट बॉक्स में आप एक दूसरे की कॉपी कर लेते हो, दिमाग नहीं चलाते हो। ये सब नहीं ड्रामा चलेगा, समझे। जरा सी भी इस चैप्टर के अंदर बात बची हुई है, कुछ वो अनरियलाइज रेंट की रिकवरी की बात की है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो बातें आपको। एंड प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अब ये लगभग हमारा दूसरा हेड भी नेक्स्ट टर्न पे आपको इस चैप्टर के होमवर्क में मिल जाएंगे। और किस उससे करना है, VK सिंघानिया से तो आपको करना नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया था। सिंघानिया साहब जी तो रेस्ट कर रहे हैं, बस ये चैप्टर खत्म होने के बाद सिंघानिया साहब जी का रोल शुरू हो जाएगा। फिर पूरा इनकम टैक्स और आगे एंड तक सिंघानिया साहब जी के साथ साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। उनको हम लोग रेफरेंस के तौर पे अपने साथ रखेंगे। बट इस चैप्टर के लिए कहाँ से आपको काम करना है वो सारे आपको PDF फाइल्स वगैरह सब मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। फिलहाल जितना काम कहा जा रहा है उतना काम करिए। और उन सब से, इन सब बातों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब ये 2 हेड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हमारा PGBP, जहाँ से मेरे अकॉर्डिंगली मेन इनकम टैक्स सब्जेक्ट शुरू होता है। क्यों मैंने बोला मेन इनकम टैक्स सब्जेक्ट शुरू होता है, क्यों अवधेश द्विवेदी का रोल शुरू होता है? जब वो चैप्टर शुरू होगा तब आप अपने आप से समझोगे इन चीज़ों को। तो और आपने ये भी देख लिया कि इस हेड में सैलरी हेड के कंपैरिजन में प्रोविजंस कम थे, बट आगे के सफ़र में प्रोविजंस की बरसात होगी। अभी ज़्यादा सेक्शंस के चक्कर में मैं आपको नहीं फंसा रहा था, बट PGBP ऑनवर्ड्स फिर आपको सेक्शंस भी याद करके चलने पड़ेंगे। और सेक्शंस भी थोड़े बहुत नहीं आएंगे, ढेर के ढेर सेक्शंस आएंगे साहब। तभी तो एहसास होगा कि अब आप CA की पढ़ाई करो। केस लॉस आएंगे, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, हम लोग का लेवल बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा हम लोगों का। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपके चल रहे हैं, अकाउंट्स भी चल रहा है आपका, लॉ भी चल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी चल रहा है, टैक्स तो खैर चल ही रहा है। मेरे होनहारों, इन चारों सब्जेक्ट्स को पैरेलली आपको लेके चलना है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको कमज़ोर नहीं छोड़ना है। जितना आप वेटेज अकाउंट्स पे दें उतना ही कॉस्ट अकाउंटिंग पे दें, उतना ही लॉ पे, उतना ही टैक्स पे। हाँ, वो एक अलग बात है, किसी सब्जेक्ट में आपको कम इंटरेस्ट आ रहा होगा, किसी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा, वो इंटरेस्ट की बात तो एक अलग है। बट एग्ज़ाम में चारों ही सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के हैं, इक्वल वेटेज। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें आप कम समय दे रहे हो, और मान लीजिए एग्ज़ाम देने जाते हो और 3 सब्जेक्ट में पास और 1 सब्जेक्ट में फेल हो गए, बिलो 40 मार्क्स आए तो बाकी 3 सब्जेक्ट जो आपको बड़े अच्छे लगते थे उनका अच्छा लगना आप क्या करोगे बताओ? ग्रुप तो रह गया ना आपका। तो आपको बराबर से और इस पे, और जिस सब्जेक्ट में आपका मन कम लग रहा है तो सोचो क्यों मन कम लग रहा है भाई, क्या बुरा है उस सब्जेक्ट के अंदर, क्यों नहीं आप उसमें अच्छा कर पा रहे हो, ऐसा क्या है उसमें?
तो कमी सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, सब्जेक्ट तो जो है सो है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप बड़े मन से कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट आ रहा होता है आपका, क्योंकि उसके अंदर बातें ऐसी हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बड़े ड्राई टाइप के होते हैं, वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह के एजम्पशंस के ऊपर काम चल रहा होता है। हमारा सब्जेक्ट बहुत डिसिप्लिन वाला है, जो कह दिया गया, जो प्रोविज़न बता दिया गया, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है, इधर उधर की कोई बात नहीं। तो जिसमें कम आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसमें और ज़्यादा मेहनत करिए, उसमें ज़्यादा टाइम डिवोट करिए, सो दैट वो भी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपने से कदम मिला के चले। तो सेट रूटीन बना के चलिए, आपका एक सेट पैटर्न होना चाहिए, सेट रूटीन होना चाहिए, डेली का डेली। पेंडेंसी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं? सेट रूटीन और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। पीछे की जो चीज़ें कंप्लीट होती जा रही है, मैंने पहले भी कहा, उनका साइड बाय साइड रिवीजन करते चलिए, क्योंकि धीरे धीरे डेटा बेस आपका और दिन पे दिन बड़ा होता चला जाएगा। ढेर सारी बातें आपके पास होंगी। जब ढेर सारी बातें होंगी तो भूलने का प्रोसेस और तेज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। किस समय क्या पढ़ना है, वो एक बाकायदा एक टाइम टेबल बनाइए अपनी पढ़ाई का, कि सुबह क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, दोपहर में क्या करना है। ऐसे दिन में हर सब्जेक्ट को कम से कम नहीं तो 2 से ढाई घंटे तो देना बनता है साहब। ये क्लासेस के अलावा, ये जो आपने 2-2.5 घंटे जितनी देर में आपने पढ़ा, वीडियो देखा, इसके अलावा आपको, अभी तो मैं होमवर्क ज़्यादा देता नहीं हूँ, नेक्स्ट पे आपको होमवर्क मिलेगा। होमवर्क के नाम पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, ये सोचिए। बाकी पीछे के जो 2-3 टर्म्स गए, इनमें कोई होमवर्क आपको मिला? कोई होमवर्क नहीं मिला। बट कुछ सब्जेक्ट्स में होमवर्क मिलता है आपको, डेली बेसिस पे मिलता है। बट हमारे सब्जेक्ट पे अगर होमवर्क नहीं मिल रहा है तो जितना पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज तो करना बनता है ना। तो सीए साहब प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अगस्त भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हो ही रहा है। अब क्या, बस सितंबर अक्टूबर 2 महीने बचे और कोर्स हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है। तो आगे धीरे धीरे कुछ ऐसा प्लान कर लिया जाएगा आपके लिए कि ये मामला और तेज़ी से आपका कंप्लीट हो। ठीक है, चलिए तो हम आज की बात को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे फिर मैं आपको बाकी जो हाउस प्रॉपर्टी का बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट करा दूंगा और आपको होमवर्क वाले क्वेश्चंस पे टिक करा दूंगा। बिना क्वेश्चंस करे दिमाग में कोई बात बैठेगी है नहीं। समझ में आ रही बात? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।